हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरी, जहां मैं आपके भेजे हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। गाइस आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोग को ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि आई मेक म्यूजिक ऑल्सो। अगर आप लोगों को R&B या फिर डार्क R&B गाना सुनना पसंद है, जैसे मेरा नया गाना है 308, तो गो इनटू द डिस्क्रिप्शन और मैंने वहां पे अपना स्पॉटिफाई प्रोफाइल दे रखा होगा। एंड जस्ट टू गेट योर टेस्ट ऑफ कि मैं कैसा टाइप का म्यूजिक बनाता हूँ, हियर इज अ स्निपेट ऑफ 308। I'm going deep into the night. Oh, but I'm slipping through the fire. Can I make it to the vibe? To the vibe. सो या अगर आप लोग को R&B गाने सुनने का मन है देन गो चेक आउट माई स्पॉटिफाई प्रोफाइल, या फिर जहाँ पे भी तुम लोग गाने सुनते हो वहाँ पे मैं प्रॉब्ली अवेलेबल होऊंगा। एंड माई आर्टिस्ट नेम इज श्रृंखल। बट विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाते हैं हम आज की स्टोरी पर। आज का जो स्टोरी सबमिशन मुझे आया था उसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा नाम मत लेना और जो हमारी जगह का नाम है उसका भी नाम मत लेना, विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि इस वाले जो स्टोरी है, जिस स्टोरी की आज हम बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फैमिली फ्यूड भी है। उनकी फैमिली के बीच में लड़ाई हुई थी और उनकी मामी खो गई थी। पर फिर खोने के बाद जब उसकी मामी वापस आई देन शी वॉज नेवर द सेम। वो कुछ बोल नहीं रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी आंखें खोल भी नहीं रही थी। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। ये कहानी बहुत पुरानी है। आई थिंक उस टाइम पे मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब की ये बात है। मेरी मामी की नई नई शादी हुई थी और वो एक नए परिवार में गई थी, तो उन्हें वहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी। और तो और मेरी मामी एक शहर से एक गांव में जमी थी, जिसकी वजह से वहाँ के तौर तरीके, गांव का लहो लिहाज उन्हें समझ नहीं आ रहा था ढंग से। पर फिर भी वो अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर रही थी, जस्ट टू सेटल देयर। यह ऐसा पहली बार था जब मेरी मामी ने अपनी जिंदगी में कुछ गांव का काम करा हो, जैसे कि घास फूस लेके आना, बकरियों को चारा देना, गाय को चारा देना, गौशाला में जाना, चूल्हे पे खाना पकाना एंड ऑल दैट। बट स्टिल शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट। धीरे धीरे देखते देखते मेरी मामी का गाँव में मन लगने लगा था और अब उनके वहाँ और दोस्त भी बन गए थे। तो हमेशा मेरी मामी सुबह 6 बजे उठकर अपने दोस्तों के साथ गाय के लिए चारा लेने जाती थी। एंड शी वॉज हैविंग फन देयर, बट स्टिल शी मिस्ड हर होम। वो हमेशा शहर को बहुत याद करती थी और इसीलिए कभी कभी इस बात पर उनकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीते और मेरी मामी वहाँ कंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो बार बार अपने हस्बैंड से बोलती क्या हम कुछ दिनों के लिए शहर मेरी माँ के घर चले जाएं, जिसके लिए हमेशा उनके ससुर जी उन्हें मना कर देते थे। और एक दिन ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरी मामी ने गुस्से में आकर वहाँ से भाग जाने की बात करी। उनके हस्बैंड और ससुर जी दोनों ने बोला कि भाग जाओ, तुम आखिर यहाँ से कहाँ जाओगी। तो मेरी मामी को गुस्सा आया और वो सच में घर से चली गई थी। घर से निकलने के कुछ घंटे बाद मेरे मामा जी को चिंता होने लगी कि आखिर मामी गई तो गई कहाँ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा देर और रुकना चाहते थे, या फिर अपने ईगो की वजह से वो उन्हें ढूंढने नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर घंटे पूरा एक दिन में बदल गया था और अब उन्हें सच में बहुत चिंता होने लगी थी। मेरे मामा जी गाँव वालों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए गए, लेकिन हमारी मामी कहीं भी नहीं मिली। अगेन ये गांव की बात है, तो वहाँ जंगल में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ से उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था दूर दूर तक। अब मेरे मामा के साथ बाकी गांव वाले भी परेशान होने लगे थे और उन सबको ऐसा लग रहा था कि शायद से मामी उस चुड़ैल के चपेट में आ गई है। दरअसल इन लोगों के गाँव में एक चुड़ैल रहती थी जो कि यंग लड़कों का और औरतों का शिकार करती थी। कहा जाता था कि ये चुड़ैल तुम्हारी उदासी पे तुम पे हावी होती है। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उदास होता है तो ये चुड़ैल उसे एक सहारा देती है, लेकिन बदले में उसका शरीर लेने की कोशिश करती है ये। और सबसे ज़्यादा गलत सिनेरियो यहाँ पे ये था कि जिस एरिया में मामी को लास्ट टाइम देखा गया था उसी एरिया में ये चुड़ैल ज़्यादा मिलती थी। मेरे मामा जी मेरी मामी को 2 दिन तक ढूंढते रहे पर उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं मिला। ना तो उन्हें मामी का कुछ पता चला और ना ही उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली उन्हें। तो लास्ट में थक हार के उन्होंने अपने ससुराल एक चिट्ठी भिजवाई
ये जानने के लिए कि कहीं मामी वहाँ तो नहीं पहुँच गई हैं। जैसे ही मेरे मामा चिट्ठी लिखकर भेजने वाले थे तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखा, और ये और कोई नहीं बल्कि मेरी मामी ही थी। वो अपने आप चलते हुए मेरे मामा की तरफ आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरे मामा समझ गए थे कि ये मेरी बीवी नहीं है। मेरी मामी के हाथ में जो चूड़ियाँ थी उनमें से कुछ चूड़ियाँ टूटी हुई थी। उनकी लाल साड़ी थोड़ी कोनों से फटी हुई थी, और तो और मेरी मामी के बाल बिल्कुल सीधे और भीगे हुए थे। मेरे मामा जी भागकर मेरी मामी के पास गए और उन्होंने उन्हें गले लगा दिया। उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी और उन्होंने उनसे कहा कि तुम मेरी इतनी छोटी सी बात का इतना बुरा मान जाओगी, इस बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो, हम कल ही तुम्हारे घर जाते हैं। मेरे मामा जी उनके सामने रो रहे थे, लेकिन मेरी मामी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। वो ना तो कुछ बोली, ना ही उन्होंने मामा जी की तरफ देखा। वो दोनों गले तो मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी मामी ने मेरे मामा जी को नहीं पकड़ा हुआ था। उनकी आंखें एकदम नम थी और उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर मेरे मामा जी को लगा कि शायद से 2 दिन से जब वो गायब थी तो इस वजह से उन्हें शॉक लग गया होगा और इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। तो उन्होंने भी बिना कुछ पूछे उन्हें चुपचाप घर आने के लिए कह दिया। जब वो घर आई तो सभी लोग उन्हें देख के समझ गए थे कि मेरी मामी बदल गई हैं। वो ना तो कुछ बोलती, ना ही कुछ खाती और ना ही वो अपनी आंखें खोल रही थी। वो बस कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी अपनी आंखें बंद करके। तो सभी को ये देखकर लगा कि शायद से इन पे कोई भूत चढ़ गया है, और सबका शक वही था कि इन पे गांव की वो भूतनी चढ़ चुकी है। तो मेरे मामा ने एक पंडित को बुला के उनकी पूजा करानी चाहिए ताकि ये छल उनसे निकल जाए। लेकिन जैसे ही उन पंडित ने मेरी मामी को देखा, उन्होंने कहा, ए विक्रमो, ते बुआरी पे मसान लगी रे। जिसका बेसिकली मतलब ये था कि हमारी मामी पे वो भूत लग चुकी थी। मेरे मामा जी बहुत घबरा गए थे और उनके पिताजी तो और भी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें पता था जिस भी आदमी पे या औरत पे ये भूतनी लगती थी वो कभी भी आगे बोल नहीं पाता था। वो जिंदा तो रहते थे लेकिन उनका शरीर उनके कब्जे में नहीं होता था। तो इसीलिए मेरे मामा ने पंडित जी से पूछा कि इसका कुछ तो इलाज होगा, मैं अपनी बीवी को ऐसे खो नहीं सकता हूँ। तो पंडित ने कहा कि तुम्हें उस स्थान पे वापस जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारी बीवी के साथ ही सब कुछ हुआ था। तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा कि वो 2 दिन से कहाँ थी, और तुम्हें तब ही इस चीज़ का आंसर मिलेगा। तुम्हारी बीवी खुद तुम्हें इस चीज़ का जवाब देगी। पर मेरे मामा जी की समझ नहीं आ रहा था कि जब मामी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी आंखें ही नहीं खोल रही हैं, तो वो इस चीज़ का जवाब कैसे देंगी। फिर भी हिम्मत करके मेरे मामा जी उनसे पूछते रहे, पर मेरी मामी कुछ भी नहीं बोली। उन्होंने हार नहीं मानी और वो हर दिन मेरी मामी से पूछते रहते कि आखिर तुम 2 दिन से कहाँ थी, तुमने क्या खाया, किसके साथ रह रही थी, क्या तुमने कुछ देखा, और अगर तुमने कुछ देखा तो प्लीज़ हमें बता दो ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। मेरी मामी 1 महीने तक कुछ नहीं बोलती थी, ना ही उन्होंने कुछ खाया और ना ही वो अपनी आंखें खोल रही थी। ना खाने और ना पीने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा सूख गई थी। मेरी मामी कुछ खा तो नहीं रही थी, लेकिन मेरे मामा जी ज़बरदस्ती उन्हें फ्लूइड फॉर्म में खाना खिला रहे थे। पानी पिलाना और पानी के द्वारा उनके शरीर में विटामिन और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स देना। मेरे मामा जी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरी मामी ने अपनी आंखें खोली और बस इतना ही नहीं, वो अपने कमरे से उठी और मेरे मामा के पास आई और वहाँ पे आके चुपचाप बैठ गई। मेरे मामा ने उनसे पूछा, क्या तुम अब अच्छा फील कर रही हो, क्या तुम बोल सकती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरी मामी बस हंसती रही और उन्होंने अपने हाथ से एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करा। एंड अगेन ये डायरेक्शन वही था जहाँ पे वो भूतनी मिलती है। मेरी मामी ने एक हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं वहीं थी 2 दिन, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और उस पेड़ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये सुनकर मेरे मामा जी थोड़ा घबरा गए थे और उन्होंने आगे मेरी मामी से पूछा कि किसने तुम्हारा ध्यान रखा, कौन सा पेड़, मुझे सब कुछ ढंग से बताओ। मेरी मामी इसके बाद कुछ नहीं बोली, पर उन्होंने अपनी हथेली मेरे मामा को दिखाई और उनकी हथेली में कुछ निशान से थे, 2 स्ट्रेट लाइन के निशान। ऐसा लग रहा था मानो उनके हाथ में चोट लगी हो या फिर किसी ने डेलिबरेटली ये निशान मेरी मामी के हाथ में डाले हों। मैंने ये चीज़ बहुत बार सुनी है कि भूत प्रेत या आत्माएं अपने आप को इंसान से कनेक्ट करने के लिए ऐसे निशान जानबूझ के उन पे बनाते हैं, क्योंकि अगर उन पे भी वो निशान हो और किसी मनुष्य पे भी वो इंसान हो तो वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। इससे का पोर्टल जिससे एक दूसरे की आत्मा को कनेक्ट करा जा सकता है।
तो मेरे मामा जी समझ गए थे कि मुझे इन सारे सवालों के जवाब उस जगह और उस पेड़ पे ही मिलेंगे। मेरे मामा जी वहाँ गए, लेकिन तब शाम बहुत हो चुकी थी। मेरे मामा जी के साथ उनके भाई भी थे और वो दोनों इस पेड़ की तलाश में थे कि तब ही उन्होंने एक आवाज़ सुनी। ये सुनते ही मानो वहाँ का पूरा एम्बियंस हॉरर हो गया था। पेड़ों में से कुछ चिड़ियाएं उड़ी और उन चिड़िया के उड़ने की आवाज़ से मेरे मामा और उनके भाई डर गए थे। पर जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी, मेरे मामा का ये इंट्यूशन था कि वहीं उन्हें उनके सारे जवाब मिलेंगे। उन्होंने उनके भाई से कहा कि मैं बिना आंसर्स के यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ और हमें इस आवाज़ को फॉलो करना चाहिए। वैसे उनका मन तो नहीं था उधर साइड जाने का, लेकिन फिर भी मेरे मामा जी के भाई उनके साथ चलते रहे इस आवाज़ को फॉलो करते हुए। जैसे जैसे वो इस आवाज़ को फॉलो कर रहे थे, ये आवाज़ और भी ज़्यादा डरावनी और भी ज़्यादा लाउड होती जा रही थी। और फिर एकदम अचानक से ये आवाज़ रुक गई। उन्हें आसपास सिर्फ हवा और पत्तों के एक दूसरे से टकराने की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने वही पेड़ उन्हें दिखा जिसकी मामी बात कर रही थी। उस पेड़ पर एग्जैक्टली वो ही निशान थे जो मेरी मामी की हथेली पर थे। मेरे मामा जी इस पेड़ को देखते ही रोने लगे और वो वहाँ पे घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहे थे इस पेड़ से। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन एक पेड़ से माफ़ी मांगने से उन्हें क्या ही जवाब मिलते। वो करीबन 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे बैठे रहे, रोते रहे। और फिर जब रात को ज़्यादा ही हो गई थी तो उनके भाई ने उनसे कहा कि अब हमारे जाने का समय आ गया है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी रात में यहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। मेरे मामा जी ने भी अपना होश संभाला और वो वहाँ से वापस आ गए। अगले दिन वो पंडित जी को लेके यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे पूजा करी। पूजा करने के बाद मेरी मामी को थोड़ा सा आराम तो मिला था, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। मेरी मामी के साथ क्या हुआ था, ये चीज़ ना ही मेरे मामा को, ना ही पंडित जी को और ना ही किसी और इंसान को इस गांव में पता थी। लेकिन फिर भी वो अब बेटर हालत में थी। तो मेरे मामा जी ने इस बात को सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी एक गलती की वजह से उनकी बीवी अब हमेशा ऐसी ही रहेंगी। मेरी मामी जी धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस आ रही थी और वो धीरे धीरे सबसे बात भी कर रही थी। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी वो पहले जैसी नहीं रही हैं। उन्हें कभी कभी चीज़ें दिखती तो कभी कभी वो अपने आप से ही बातें करने लग जाती। पर मेरे मामा ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। उनकी शादी के ठीक 12 साल बाद एक दिन जब मेरे मामा जी गाय को लेकर जंगल में गए थे उन्हें चराने के लिए, तो अनकॉन्शियसली वो इस पेड़ पे आके रुक गए थे। उन्हें सब कुछ वो वापस याद आ गया था कि कैसे उनकी बीवी पहले थी और कैसी वो अब हो गई है। वो पास को रेमिनिस कर ही रहे थे और इस पेड़ के सामने जाके बैठ ही गए थे। तभी उन्होंने एक बात नोटिस करी। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने इस पेड़ को पहली बार देखा था तो उस पर 2 स्ट्रेट स्लैशेस थे, 2 स्ट्रेट निशान थे। लेकिन अब उनमें से एक निशान गायब हो चुका था और उस पेड़ पर सिर्फ एक ही लाइन थी। पहले मेरे मामा ने सोचा कि शायद से इतने साल बीतने के बाद ये पेड़ हील हो गया होगा, लेकिन फिर जो वो निशान था, जो एक स्लाइस बची थी वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही थी। मेरे मामा जी दौड़ के घर वापस आए और उन्होंने मेरी मामी का हाथ देखा तो उनके हाथ पर भी एक ही निशान बचा हुआ था अब। एंड ही रिमेंबर दिस थिंग क्लियरली कि मेरी मामी के हाथ पर 2 निशान थे। इस चीज़ का क्या मतलब था ये तो मेरे मामा जी को भी नहीं पता था। लेकिन तब से ही मेरे मामा जी बहुत पूजा पाठ करने लगे थे और बहुत ज़्यादा भूत प्रेत में विश्वास करने लगे थे। उन्होंने आसपास भी पूछा था कि इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। और ये चीज़ ना ही मामी को इफेक्ट कर रही थी ज़्यादा, तो मेरे मामा ने इस चीज़ को भूलने की ही सोची। लेकिन तुम्हारा क्या सोचना है, वो स्लैश आखिर मामी से और उस पेड़ से गायब कैसे हुआ? Well, that was it for today's video and I hope कि तुम लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। वैसे मैं तुम लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई डोंट माइंड कि अगर तुम लोग बोलते हो कि मेरा नाम मत लेना, बट इट विल बी बेटर इफ़ यू कुड टेल मी योर नेम सो दैट मैं तुम लोग को क्रेडिट भी दे सकूँ इस स्टोरी में, और इट्स ईजी टू ट्रैक अ स्टोरी लाइक दैट। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अब अगले हफ्ते। बाय बाय।